Hello everyone, hope you all are studying well. We have already covered MCQs on basic concepts of income tax in our previous video, and in this video we will practice the question on residential status of an assessee. So before practicing this, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या क्या रिवाइज करा था। हमने उसमें ये देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट है वो कब आया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और वो गवर्न कब करा गया था, सॉरी वो इन्फोर्स कब हुआ था, लागू हुआ था वो 1962 में। और जो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 7 है, वो किससे रिलेटेड है, असेसी से। सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है, असेसमेंट से। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 किससे रिलेटेड है, असेसमेंट ईयर से। सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 इज रिलेटेड टू इनकम or anything else. Section 2 subsection 31 is related to person, and section 3 is related to previous year. और इसके बाद हमने क्या करा था, इसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारे जो इंडिविजुअल हैं, अ पर्सन हु इज़ एन इंडिविजुअल, उसकी टैक्स स्लैब है, उसकी पहली टैक्स स्लैब कौन सी होती है, 0 to 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख। वहाँ पे उसको कितना टैक्स देना होता है, उसको देना होता है फर्स्ट स्लैब के अंदर नील, ठीक है। और उसकी जो नेक्स्ट स्लैब होती है वो क्या होगी, 2.5 लाख से 5 लाख, उसके ऊपर उसको कितना परसेंट देना होता है, 5%। और जो उसकी जो नेक्स्ट स्लैब होगी 5 लाख से 10 लाख, उसके ऊपर उसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है, 20%। नेक्स्ट स्लैब क्या होगी, 10 लाख से ऊपर की 30%, ठीक है। और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अपने सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी जो बेसिक एजम्पशन लिमिट कितनी होती है, जैसे इंडिविजुअल्स के अंदर 2.5 लाख की होती है, उसके अंदर उनकी होती है 3 लाख। और फॉर वेरी सीनियर सिटीजन्स 5 लाख, ठीक है। और जो फर्म है या एलएलपी है या लोकल अथॉरिटी है, उनको कितना टैक्स लगता है, फ्लैट 30%। एंड फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स स्लैब क्या होगी, 10%, 20% और 30%, ठीक है। और फॉर डोमेस्टिक कंपनीज टैक्स कितना लगता है, 25%। अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज 30%, एंड फॉर द फॉरेन कंपनीज 40%, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस वीडियो है जो उसका निचोड़ है। और अब देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर एमसीक्यूज कैसे आएंगे। उससे पहले भी बल्कि ये 2-3 टॉपिक हैं, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं टैक्स इवेजन क्या होगा, और उसके बाद हम एक बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो जो टैक्स अवॉइडेंस है वो क्या है, विच ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज इलीगल, इट इज़ पनिशेबल, इट इज़ एप्रिशिएबल एक्ट। डी, इन टैक्स अवॉइडेंस नो रूल और लॉ इज इन्फ्रिंज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो जो टैक्स अवॉइड है, अगर मैं एग्जांपल दूं हम सब का, जो मॉरली अगर हम 2.5 लाख से चाहे कम कमा रहे हैं, चाहे हम 10,000 कमा रहे हैं, चाहे 20,000 कमा रहे हैं, चाहे 30,000 कमा रहे हैं, मॉरली तो क्या होगा कि हमको टैक्स फाइल करना चाहिए, लेकिन हम जनरली क्या करते नहीं हैं, ठीक है। तो वो इंक्लूड होता है टैक्स अवॉइडेंस के अंदर। अब जैसे हम क्या टैक्स फाइल नहीं करते तो क्या वो इलीगल है, क्या क्या या वो लीगल है, ठीक है। क्या वो पनिशेबल है, क्या हम आपको कोई पनिश कर रहा है, इट इज़ एप्रिशिएबल एक्ट, नो, इट इज़ मोरली नॉट एप्रिशिएबल एक्ट,
इन टैक्स अवॉइडेंस नो रूल और लॉ इज इन्फ्रिंज। अगर हम टैक्स फाइल ही नहीं कर रहे तो उसके अंदर क्या कोई जो रूल ऑफ लॉ है वो वो इन्फ्रिंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टैक्स इवेजन। अब हम टैक्स फाइल तो कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर क्या कुछ मैन्युपुलेट कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन होता है ये। तो ये क्या कहता है? विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट टैक्स इवेजन। टैक्स लॉ एंड रूल्स आर नॉट फॉलोड, इट इज़ अनएथिकल एंड फ्रॉड इज कमिटेड, इट इज़ पनिशेबल, प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड। इसके अंदर देखो क्या इसका आंसर होगा? इज नॉट ट्रू। इसका आंसर है डी। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है टैक्स लॉज एंड रूल्स आर नॉट फॉलोड। ठीक है, आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। जैसे इनकम टैक्स एक्ट कहता है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, कुछ मैनिपुलेट करते हैं, कुछ गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, तो ये बात ठीक है, ये इवेजन में इंक्लूड होगी। अनएथिकल है, कुछ भी गलत करना ओबियसली बात है, अनएथिकल होगा और फ्रॉड तो होगा ही होगा। इट इज़ पनिशेबल, आप कुछ गड़बड़ करोगे तो ओबियसली बात है आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। डी, ऑप्शन डी क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड। मतलब अगर आपने कुछ, आपकी जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट हुई है और आपने उसके अंदर कुछ फिगर इधर उधर करी है, उसमें क्या हुआ कि एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आपको कुछ फाइन तो जरूर लगेगा, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी कोई सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए आंसर नंबर था डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टैक्स प्लानिंग। पहले देखते हैं टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग मतलब जो भी इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो भी हम अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करके हम क्या है, अपना जो टैक्स है उसको मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है? इस नॉट ट्रू, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। टैक्स रूल्स एंड लॉज आर फॉलोड। ओबियसली बात है हम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर रूल्स का अपना ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे। इट इज़ लीगल, यस इट इज़ लीगल। इन दिस इन दिस एडवांटेजेस इज टेकन ऑफ द अवेलेबल डिडक्शन एंड एग्जाम्पशंस। हाँ, हम इसके अंदर क्या है, टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या होते हैं, डिडक्शंस करते हैं, डिडक्शंस को डिडक्शंस का फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम्पशंस हैं उसका फ़ायदा लेते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर स्पेशल क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज। नहीं, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगर हमको टैक्स फाइल कर रहे हैं, हमको डिडक्शंस को अवेल करना है, हमको एग्जाम्पशंस का फ़ायदा लेना है, तो क्या है हमको एक ऑब्वियसली बात है नॉलेज तो होगी तभी अब हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं ना। ठीक है, तो नॉट ट्रू इज़ ऑप्शन नंबर डी। रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 6 defines the residential status. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। हमको बताना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। ये कहता है ही हैज़ बीन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। वो भारत के अंदर पिछले साल के दौरान 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। He has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 60 days in the relevant previous year। मतलब कि पिछले 4 साल के दौरान वो 365 दिन रहा हो और पिछले साल के दौरान वो कम से कम 60 दिन रहा हो। ऑप्शन सी कहता है ही हैज़ टू सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन मैंशन इन ऑप्शन ए और बी, और डी कहता है सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन मेंशन इन ऑप्शन ए एंड बी। मतलब क्या, अगर आपने अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी है या दूसरी करी है, अगर इनमें से आपने कोई भी एक, पहली दो कंडीशंस में से में कोई भी एक अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा क्या माना जाएगा? रेजिडेंशियल स्टेटस। और इन दोनों कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? बेसिक कंडीशन भी बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is true about ordinary resident? Ordinary resident कौन होता है? He is resident in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year.
ऑप्शन बी कहता है 3 out of 10 प्रीवियस ईयर। ऑप्शन सी कहता है ही स्टेन इन इंडिया एटलीस्ट इन द लास्ट 7 years प्रिसीडिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर इज 730 days और मोर। और ऑप्शन डी कहता है इन द लास्ट 8 year कितना 730 days या उससे ज़्यादा। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। हमको जो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सॉरी बी, ए एंड सी, नहीं इसका आंसर होगा ए एंड सी। ठीक है, लेट मी चेक फर्स्ट। आंसर नंबर 4, उसको लास्ट 10 सालों में कम से कम 2, और ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग लास्ट 7 साल के अंदर 730 दिन। अच्छा, और ऑर्डिनरी जो एक तो बेसिक कंडीशन होती है, तो उससे हमको पता लगता है ये रेजिडेंशियल स्टेटस है। आगे वो रेजिडेंशियल स्टेटस कितने कितने दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस में। और इस ऑर्डिनरी रेजिडेंस को का जो कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु इज सेड टू बी अ डीम्ड रेजिडेंट, एन इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इंक्लूड एक्सीडिंग 12 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऑप्शन बी कहता है 13 lakhs, ऑप्शन सी कहता है 14 lakhs, ऑप्शन डी कहता है 15 lakhs। ठीक है, आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको रेजिडेंट मान लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, तो वो कब माना होगा, जब आप ऑप्शन नंबर डी है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, आपकी जो इनकम है डोमेस्टिक टर्शरी में 15 लाख से ज़्यादा होगी, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज। और आंसर नंबर डी, यस। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हु इज सेड टू बी अ HUF रेजिडेंशियल स्टेटस। अब आपको हमको बताना है कि HUF है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कब माना जाएगा। इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन द प्रीवियस ईयर वाज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, नहीं। इनकम टैक्स एक्ट भारत का है, तो यहाँ की बात करें तो ओबियसली बात है अगर वो भारत से बाहर रहा है तो वो यहाँ का कैसे हो सकता है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन बी भी यहाँ से चला गया। इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन द करंट ईयर वाज सिचुएटेड इन इंडिया, हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं, इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन द प्रीवियस ईयर वाज सिचुएटेड फुली एंड पार्शियली इन इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन वेदर HUF इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑप्शन नंबर ए, इफ द कर्ता सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन, इफ द कर्ता सेटिस्फाइड एडिशनल कंडीशन, है ना। अब आपको हमको याद है ना बेसिक और एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी होती है। अगर सेक्शन 6 की जो रेजिडेंशियल स्टेटस की जो पहली 2 कंडीशन है उसको वो होती है बेसिक कंडीशन, और अगर वो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी वाली जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम एडिशनल कंडीशन। इफ़ द कर्ता वुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैव टोटल इनकम ऑफ मोर देन 2.5 लाख, इफ़ द कर्ता सेटिस्फाई बोथ द बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर डी। Whether a firm, association of person and body of individual company is an ordinary and non-ordinary resident of India। जैसे हमने इंडिविजुअल और HUF की बात करी, उसके अंदर तो क्या है, एक रेजिडेंट होता है, फिर या तो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट होगा तो या तो वो ऑर्डिनरी होगा या नॉन ऑर्डिनरी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या BOI है या कंपनीज है, क्या इनके अंदर भी ऐसा होता है ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी वाला एडिशनल कंडीशन वाला केस, नहीं। तो एक्चुअली के अंदर इसके अंदर नहीं होता ये वाला केस। टेल वेदर इनकम अर्न और accrued in India which is received in or outside India is taxable or non taxable for
ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। देखो इस क्वेश्चन से पहले करने से पहले मैं आपको क्या है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। या एक इंडिविजुअल होता है ना, हम सबको पता है एक इंडिविजुअल होता है, सॉरी, ठीक है, एक इंडिविजुअल होता है। वो या तो क्या हो सकता है, या तो एक रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है, या वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ बताता हूँ शुरू से। तो एक इंडिविजुअल था, वो या तो रेजिडेंट हो सकता है या वो नॉन रेजिडेंट होता है, सॉरी। और वो रेजिडेंट आगे फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, ठीक है जी। अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और उसकी इनकम है जो इंडिया से और फॉरेन से, वो अर्न कर रहा है या रिसीव कर रहा है, ठीक है। अगर वो फॉरेन और इंडिया से दोनों अर्न और रिसीव कर रहा है तो क्या होगा, उसकी इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी जो इंडियन इनकम है, जो उसकी इंडियन इनकम है वो क्या होगी, वो तो टैक्सेबल होगी। और फॉरेन इनकम है, जो फॉरेन इनकम वो अर्न कर रहा है या रिसीव करेगा, इफ़ दैट इनकम जनरेटेड फ्रॉम, मतलब कि वो एक ऐसी फर्म से आ रही है जिसका जो कंट्रोल है वो कहाँ से मैनेज हो रहा है, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। तो वो होगा टैक्सेबल, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल, इंडियन इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, फॉरेन इनकम इफ मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया देन टैक्सेबल, अदरवाइज नॉन टैक्सेबल, ठीक है जी। अगर हम नॉन रेजिडेंट की बात करें तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट्स के लिए इंडियन इनकम है वो तो क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल। फॉर और फॉरेन इनकम क्या होगी, जो अर्न या रिसीव कर रहे हैं सब, वो एग्जाम्प्ट होगी फॉर नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था अपना, ये इसी कॉन्सेप्ट से था, ठीक है। तो जो ये है इसमें टैक्सेबल होगी तीनों के लिए। सो दैट्स इट फॉर दैट दैट्स इट फॉर दिस सेशन। होप यू लाइक द सेशन, स्टे ट्यून फॉर more.